हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपके JAIIB में आपके मॉड्यूल बी को इस समय डन है ना। आप 3 यूनिट्स रह गए हैं, यूनिट 39, 40 एंड 41। आज हम 39 कर लेंगे। आइए देखते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो में थोड़ा डिटेल्ड चैप्टर है, इसलिए थोड़ा समय मुझे ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली, अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स के बारे में बात करती हूँ मॉड्यूल बी में। बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से दिखेंगे, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया। ओके, सो बेसिकली हेयर टू 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जी के बर्थडे वाले दिन 2006 में एक एक्ट बना था। ओके, वो एक्ट था MSMED एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। एजेंडा क्या है इसका? प्रमोशन करना और डेवलपमेंट करना माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट में बता रखी है, ठीक है। बट सर्विस इंडस्ट्री क्या है? जो भी सर्विस रेंडर करती है वो सर्विस इंडस्ट्री में आ जाती है। अब 2006 में बना था ये एक्ट, बट मेजर अमेंडमेंट्स हमारे को दिखाई दिए इन 2020। और अगर मैं आपको रीसेंट कंटेंट के बारे में बात करती हूँ तो अभी 1 अप्रैल 2024 को भी यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके बारे में अभी हमारे पास कुछ अपडेट नहीं आया है। अगर जो अब फ्रेश बुक्स आई हैं मैकमिलन की, वहाँ पर चेंजेस आए होंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अभी के लिए हम इस जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है करंट बुक्स में, आई एम टीचिंग ऑन दोज लाइन्स ओनली। बट अगर चेंजेस दिखाई देते हैं हमारे को, ओके, देन वी आर गोइंग टू चेंज इट अकॉर्डिंगली। आई मेक अ सेपरेट वीडियो देन। तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस रेलिवेंट नहीं है, बट एक ऐसा चेंज है जिससे पूरा बेसिस बदल जा रहा है। और व्हाट इज़ माइक्रो ऑफ व्हाट इज़ स्मॉल एंड व्हाट इज़ मीडियम एंटरप्राइज। ओके, चलिए खैर, अब इंडिया में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के पास MSMED तो है ही, इसके अलावा हमारे पास IDRA है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसके फर्स्ट शेड्यूल में मैन्युफैक्चरिंग बता रखी है। यस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDRA, ठीक है ना। तो इसके फर्स्ट शेड्यूल में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझाई हुई है। खैर, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006 को लाने का? देखिए, सबसे पहली बात तो समझिए कि सेकेंड लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है इंडिया में वो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है आफ्टर एग्रीकल्चर। ओके, उसके अलावा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेटर हो पाएगी। मतलब हम जो ड्राइव चला रहे हैं कि वी वांट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हैपनिंग, वी डोंट वांट टू इंपोर्ट। खाली तो इंडिया में तो अपना कंज्यूम करना ही है, मेक इन इंडिया, यस, या फिर लेट्स गो वोकल फॉर लोकल, ये सब तो चल ही रहा है। उसके अलावा इतना अच्छा हमको प्रोड्यूस करना है कि हम एक्सपोर्टर भी बन सके। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करके वी कैन ऑल्सो बी एक्सपोर्टर। यस, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम कम से चालू हो जाए काम, सॉरी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने जैसे आपको बताया, और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंडस्ट्री क्रिएट करी जा सके। ये सब एजेंडा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006 का। ओके, तो ये चेंज हुआ है, दिस इज व्हाट हैज़ चेंज इन ऑन 1 अप्रैल 2024। बट जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हमारे वो चेंजेस एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं। अगर होंगे तो मैं एक सेपरेट इसी टॉपिक पे एक 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगी। बट फॉर नाउ वी विल स्टिक टू व्हाट इज वाज देयर मेंशन्ड एज एन अमेंडमेंट इन 2020। ओके, तो बेसिकली माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर से विभाजित किया गया है था। अभी जो चेंज हुआ है उसमें ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। बट हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, या मैं अगर जून अटेम्प्ट के बारे में बात करूं, क्योंकि जून में भी तो चेंजेस हो चुके थे, 1 अप्रैल को मैंने बताया, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया है
अब इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर ही हटा दिया गया है, तो एनी विच वेज हम याद भी कर लेते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें यही आंसर देना पड़ेगा। अब याद करते और एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता ही नहीं है, हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो सिलेबस में तो है बट एक्चुअली एक्ट में चेंज हो चुका है। It is no more a criteria for classification of micro, small and medium enterprises, but it is still there in Macmillan and therefore I am teaching. ओके तो माइक्रो बोल रहे हैं अगर आपने जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया वो 1 करोड़ से नीचे है, नॉट एक्सीज 1 CR, तो आप माइक्रो हो। 1 से 10 करोड़ है तो आप स्मॉल हो। और हाँ, और अगर 50 करोड़ है तो इट बिकम्स मीडियम। ओके तो इसको मैं ऐसे याद कर लेते हैं। द बेटर वे टू लर्न इज प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, या फिर जो एनुअल टर्नओवर है। ठीक है, अब ये है 1, 10, 50 एंड ऑल द नंबर्स आर इन करोर्स। अब इंटू 5 कर दो अपने दिमाग के अंदर, ये हमारे को कहीं नहीं बता रखा बट इट्स जस्ट अ वे फॉर मी टू हेल्प यू रिमेम्बर। अगर मैं टर्नओवर याद करती हूँ तो 5 करोड़ है तो माइक्रो है, 50 करोड़ है तो स्मॉल है, और 250 करोड़ है तो मीडियम है। अब प्लांट एंड मशीनरी की बेसिस पे 1 अप्रैल 2024 वाला अमेंडमेंट है ही नहीं, क्लासिफिकेशन है ही नहीं। अगर एग्जाम में आएगा तो हम ये पुराना वाला ही उठा लेंगे, नहीं आएगा तो इट इज़ नो मोर अ थिंग। और जस्ट इन केस कोई और चेंजेस दिखेंगे हमको माई बुक में, आई विल लेट यू नो अबाउट इन केस न्यू पब्लिकेशन आता है तो। ठीक है, यही बात यहाँ पर पीछे लिखी हुई है। 550 एंड 250 करोड़ के बेसिस पे टर्नओवर में क्लासिफिकेशन हो जाएगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। ठीक, अब जो पॉलिसी पैकेजेस फॉर एमएसएमईज, मतलब अगर आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस में हो, फॉल करते हो, तो आपको क्रेडिट या फिनेंस किस तरीके से मिलता है। क्रेडिट टू एमएसएमईज इज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, ये तो हम पढ़ के आए हैं यूनिट 36 के अंदर। यस, विद सब टारगेट ऑफ 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर फॉर लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर मैं रिकमेंडेशन बोलती हूँ किसकी, प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, किसकी रिकमेंडेशन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन एमएसएमईज। तो बैंक को क्या करना है, बैंक को 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चाहिए, क्रेडिट जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को देना। जैसे पिछले साल 100 करोड़ था तो इस बार 120 करोड़ होना चाहिए, 20%। 10% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए इन द नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज अकाउंट। लेट्स से पिछले साल 1000 माइक्रो अकाउंट्स होल्ड करे थे तो इस बार 1100 होने चाहिए, 10% है ना क्योंकि। और 60% टोटल लेंडिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं है यहाँ पर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग क्वार्टर प्रीवियस ईयर टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। लेट्स से हम दो बारी के बारे में बात करते हैं, 2023-24 एंड 24-25। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर था दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून, और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर है दैट इज अप्रैल टू जून। तो लेट्स से यहाँ पर 100 करोड़ का आपने लेंडिंग करी थी इस क्वार्टर में, तो यहाँ पे 60 करोड़ हो जानी चाहिए, सॉरी 60 लाख हो जानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं उस क्वार्टर के अंदर। उससे कम हो रहा है तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। एम आई क्लियर गाइज? लैंडिंग बोल रहे हैं, ये हमें लर्न करना है। और किसने दिया है हमको ये हमको दिया है प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एम आई क्लियर वंस अगेन? इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब आप नोट्स डाउनलोड करें तो आपको पता हो कि ये हमें लर्न करना ही करना है। ठीक, अब बात करते हैं सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर स्कीम की। ये बना किसने, कौन लेकर आया, सिड भी लेके आया है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब आया था, जुलाई 2017 में आया था।
इस स्कीम के अंतर्गत, दैट इज सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर स्कीम के अंतर्गत सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल बन सकते हैं सिडबी के साथ। हु शाल एसिस्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कि वो अपने प्रोजेक्ट्स मतलब अपनी रिपोर्ट्स बना सके। अगर रिपोर्ट जो दिखेगा वही बिकेगा, वो रिपोर्ट अच्छी होगी, सही से बता रखा होगा कि हम क्या करते हैं, क्या हमारा प्रोजेक्शन है, हमारा कितना पैसा में भी हम कमा रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दोज डिटेल्स आर गिवन। तो बैंक एक पोजिशन में होगा कि हाँ एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा कि इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन देना है या नहीं देना है, तो कितना देना है, कितने ब्याज दर पर देना है। यस, तो ये जो इंस्टीट्यूशन से इंडिविजुअल सिडबी के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, है ना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट report is in a professional manner which would in turn help banks make more informed credit decision। ये लोगों को एग्जाम क्लियर करना पड़ता है to become this certified credit counselor, to ensure professional competence in the knowledge certified हमारा काउंसलर जो है क्रेडिट काउंसलर एस्पिरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एमएसएमई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर्ड बाय वही इंस्टीट्यूट जो हमारा भी एग्जाम कराता है JIBCIB, दैट इज IIBF। एम आई क्लियर? इम्पॉर्टेंट बट ईजी, इम्पॉर्टेंट बट ईजी। अब एक कंसेप्ट बताऊंगी, वो कंसेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें डिलेड पेमेंट जो हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक आध शिफ्ट में दिखी ही है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे समझने के लिए आसान रहेगा। इसे ध्यान से मुझे सुनेंगे। ये आपका बायर है, दिस इज द सेलर एंड दिस इज द बायर। बायर बोले, सॉरी सप्लायर बोले तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से बिलोंग करते हैं। हम समझ रहे हैं व्हाट इज अपॉइंटेड डे। जैसे मान लेते हैं इन बायर ने इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के किसी बंदे से सामान ऑर्डर किया, ये सामान बना और गुड्स डिलीवर हो गई इस बायर को। अब बायर के पास जब सामान पहुंचा, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, सामान मिला, उसने कुछ बोला नहीं, बोले तो डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और डीम्ड एक्सेप्टेंस है तो उसे मान लेंगे एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्टेंस ही है। मान लेते हैं सामान पहुंचा बट ये बायर खुश नहीं था, उसने कहा नहीं ये सही नहीं है, इसमें लोगो ऐसा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डिफेक्ट है, वापस भेज दिया। जिस दिन डिफेक्ट रिमूव करके वापस आ जाएगा, है ना, उस दिन को हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे। डिस्प्यूट हुआ, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात है। ये तो हुआ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, अब कब तक पेमेंट आ जाना चाहिए इस एक्सेप्टेंस डेट से? सामान आ गया ना, सामान पहुंच गया आपके पास, वहां से कब तक के अंदर पैसे आ जाने चाहिए? या तो जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, जैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसकी TNC ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, या तो उसके अकॉर्डिंग पैसे आ जाने चाहिए, पेमेंट आ जानी चाहिए सप्लायर के पास, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के पास। या फिर मैक्सिमम कितने दिन हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है जब ये डिलीवरी हो गई, एक्सेप्टेंस हो गया, उसके 15 दिन बीत गए, तो उसका नेक्स्ट डे इज द अपॉइंटेड डे। ओके, अपॉइंटेड डे सामान पहुंचने के 15 दिन बाद का नेक्स्ट डे इज अपॉइंटेड डे, या तो अपॉइंटेड डे या फिर टर्म्स एंड कंडीशन में जो लिखा है। बट ये मैक्सिमम 45 डेज हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, जैसे भी व्हाट्स जो भी जिस बात पे अग्री हुआ है उस दिन पेमेंट हो जानी चाहिए। मान लेते हैं पेमेंट नहीं होती है, ठीक है, मैंने आपको 1 सितंबर को सामान दिया, ठीक है, अब पेमेंट कब हो जानी चाहिए? आपने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जताई, या प्रॉब्लम थी वो ठीक करके मैंने 1 सितंबर को दी, ये एक्सेप्टेंस हो गया। 1 तारीख से 15 दिन बीत गए, बोले तो 16 तारीख, उसके नेक्स्ट डे 17 तारीख तक पेमेंट आ जाना चाहिए। या फिर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि 30 डेज बाद पेमेंट आएगी, 35 डेज बाद पेमेंट आएगी, भाई जो लिखा है उस पर हम रह सकते हैं, बट दैट कैन बी मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 45 डेज पेमेंट आनी चाहिए। मान लेते हैं पेमेंट नहीं आई, आपने मेरे देने थे 50 लाख रुपए, लेट से, या 5 लाख रुपए देने थे। अब 5 लाख तो आप मुझे दोगे ही जब मैं आप पे कंप्लेन कर दूंगी, उसी के साथ साथ आपको 3 टाइम्स द रेट ऑफ RBI के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। मान लेते हैं जो RBI के हिसाब से रेट है वो है 5%, तो 5% इंटू 3 के हिसाब से आपको मुझे उस बकाया अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ से बना हुआ है हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन, एवरी अटेम्प्ट,
Okay, as per MSMED Act 2006, the payment in respect of supplies made by MSC, micro small enterprise units, should be received on or before either the agreed date, subject to maximum 45 days. On the failure to the effect of such payment, the buyer has to pay compound interest with monthly rest to supplier on the amount for the period of the appointed day or the date agreed at 3 times. 3 गुना ज़्यादा मंथली हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे. द बैंक रेट नोटिफाइड बाय RBI. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन काफ़ी दिखने को मिल सकते हैं. काफ़ी नहीं, मतलब यहाँ हर शिफ्ट में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. तो मान लेते हैं डिफ़ॉल्ट हुआ, तो अब क्या करोगे, आप जाकर कंप्लेन कर दोगे. ओके, MSME समाधान क्या है, ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि इट इज़ क्रिएटेड बाय ऑफिस ऑफ DC माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, where MSCs can file application online about the delayed payment. पेमेंट नहीं है, सिंपली पोर्टल पे जाओ, MSME समाधान, डिलेड पेमेंट पर एक्शन लिया जाएगा. अब ये एक ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो यहाँ तो है, उसी के साथ IE and IFS में भी है, तो इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन IE and IFS. TREDs क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिससे आप उधार फाइनेंस कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो. जैसे मैंने आपको सामान बेचा, मैं एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से बिलोंग करती हूँ, आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, मैं जाकर डिस्काउंट करा सकती हूँ, फैक्टर करा सकती हूँ. कहाँ, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसमें मैं बोल रही हूँ TREDs, यस, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. ओके, मल्टीपल फिनेंसर्स के थ्रू मैं करा सकती हूँ. यहाँ पे सेलर्स भी होंगे, बायर्स भी होंगे, फिनेंसर्स भी होंगे जो TREDs में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट सिर्फ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सेलर्स ही TREDs में पार्टिसिपेट इन जनरल, मतलब वही लोग डिस्काउंटिंग कराएंगे क्योंकि उनको ही पैसे मिलने वाले हैं ना. बायर को पे तो पैसे मिलने नहीं वाले, पैसे किसे मिलने वाले हैं, सेलर को. उसी के पास ही बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट होगा, वही जाके इसे डिस्काउंट करा लेगा. यस, बैंक्स, NBFCs, फैक्टर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI परमिट कर देती है, बट बायर्स अलाउड नहीं है यहाँ पर, मतलब बेसिकली टू गेट द डिस्काउंटिंग एटसेट्रा डन. ठीक है, ईच फैक्टरिंग यूनिट रिप्रेजेंट्स अ कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर. यहाँ पे मतलब बेसिकली बायर ने पेमेंट जो सेलर को देनी थी, वो फिनेंसर या जिस भी फैक्टरी यूनिट से आपने डिस्काउंटिंग कराई है उसको पेमेंट देनी होगी इस बायर को. जो फैक्टरिंग यूनिट है वो या तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का सेलर बना सकता है या बायर भी बना सकता है. इफ MSME सेलर क्रिएट्स इट, इट इज नोन एज फैक्टरिंग. और अगर बायर क्रिएट कर रहा है तो इसे बोल रहे हैं रिवर्स फैक्टरिंग. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से देखने को मिल सकता है. जो FU बना रहा है, अगर बायर बना रहा है तो रिवर्स फैक्टरिंग है, अगर सेलर बना रहा है तो फैक्टरिंग है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिख इसलिए देती हूँ मैं ताकि जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता है इस पे आपको तवज्जो देना है, इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, अब बात करते हैं PM स्वनिधि 2.0. व्हाट इज स्वनिधि? इट इज़ अ फुल फॉर्म फॉर it is basically a scheme for street vendors. It's a scheme for street vendors. Let's say मोमो बेचती हूँ सड़क पर, या चना चाट बेचती हूँ, कॉर्न चाट बेचते हैं, समथिंग. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आ सकते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इम्प्लीमेंट दिस प्राइम मिनिस्टर PM प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि. ओके, ये स्कीम आई थी 2020 में. जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको माइक्रो क्रेडिट, थोड़ा जो छोटे छोटे पैसे होते हैं ना, 10,000 15,000 जैसे अमाउंट चाहिए उसके लिए. द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड to December 2024 with some revisions in the guidelines. Credit guarantee and interest subsidy claims will be paid by
टिल मार्च 2028। क्या है ये? लेट्स से सरकार की किसी स्कीम के अंतर्गत मैं एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एक मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ, ठीक है। मैं आपके पास आई बैंक के पास जब मैं लोन लेने आई तो आपने कहा गारंटी क्या है? तो मेरी गारंटी सरकार की कोई स्कीम दे रही है, गारंटी स्कीम, और ये स्कीम 2028 तक वैलिड है कि अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया तो ये गवर्नमेंट की स्कीम पैसे वापस देगी। बिकॉज हमारी सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाह रही है, पैसे नहीं है उस वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे, और बिजनेस करोगे नहीं तो पैसे आएंगे नहीं, तो ये कैश 22 में फंसने से बेटर है। तो ये कुछ स्कीम्स हमारी सरकार ने निकाली है। न्यू बोरोअर्स गेट लोन of rupees 10,000, second loan 20,000, थर्ड लोन 50,000, प्रोवाइडेड कि पुराना लोन जो है वो रेगुलरली पे हो रहा है। यहाँ से आप मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि 2020 में बनी थी, ठीक है। चलिए, अब मैक्सिमम पीरियड फॉर पेमेंट रीपेमेंट, फर्स्ट लोन 12 महीने में ख़त्म करना है, सेकेंड लोन 2 साल में ख़त्म करना है, मतलब 24 महीने में ख़त्म करना है, और थर्ड लोन 3 साल में बोले तो 36 महीने में ख़त्म करना है। ईजी है, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट लोन जो है, इफेक्टिव गारंटी कवर्स 12.5% टू 87.5%, गारंटी जो सरकार दे रही है मैंने आपको बताया। सेकेंड लोन में 12.5% से 25% हो गया इंस्टेड ऑफ 87.5%, और थर्ड लोन में 12.5% टू 60%। ओके, इंटरेस्ट सबसे, आई थिंक यहाँ पे कुछ नंबर्स सेम्स टू मी नो डिसमैच। अगर यहाँ पे कुछ चेंज होगा तो आई लेट यू नो। ओके, अगर यहाँ पे कुछ चेंज होगा नंबर्स में तो आई लेट यू नो। खैर, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 7% पर एनम, सारे लोन प्रोवाइडेड जिन जो एनपीए नहीं होते। अगर आप एनपीए हो जाओगे तो उस पर क्या सब्सिडी देंगे भाई, तुम डिफॉल्ट ही कर रहे हो, ठीक है। एंड विद दिस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज चैप्टर ऑल्सो इज डन। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा, कोई टेंशन नहीं है, और उसके बाद मॉड्यूल भी हो जाएगा डन। फिर मॉड्यूल सी के 9 चैप्टर्स करेंगे, वो 9 डेज में हो जाएंगे। एंड देन विल मूव टू द लास्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए सबसे बड़ा है, वहाँ पे हमारे पास 21 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल बी से भी ज़्यादा समय, मतलब एक ही दिन ज़्यादा लगेगा वहाँ पर हमें मॉड्यूल भी करेंगे। तो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, मतलब आप लगा के चलिए 25 सितंबर तक हम कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस डन हो जाए, ठीक है। चलिए, विद दिस आई विल टेक योर लीव। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.